बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन विद महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, मिडल ईस्ट की का अगर जिक्र करें तो मशरिक़ वस्ता की जो करंट सिचुएशन है बड़ी ही ड्रास्टिक अंदाज में चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ब्लेम गेम का सिलसिला जारी और सारी है। पहले इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू होता था ईरान की जानिब से कि अमरीका जो है वो ख़िलाफ़ वर्जियों पे ख़िलाफ़ वर्जियाँ कर रहा है, और अगर किसी भी जगह पे कोई मुज़ाकराती मामलात हुए हैं या कहीं पर कोई समझाने के हवाले से जिक्र किया गया है तो अमेरिका उसकी खिलाफ वर्जी करता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से ना मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना कोई मुआहिदा हो सकता है, और ना ही कोई आगे मुस्तक़बिल के लिए लाएअमल तय किया जा सकता है। तो ईरान का बड़ा क्लियर कट और सख्त मौक़िफ़ नज़र आता था। आज नाज़रीन हम क्या देख रहे हैं कि अमरीका ईरान के ऊपर अब इल्ज़ामात आयद कर रहा है कि ईरान ने खिलाफ वर्जी की है, और ये खिलाफ वर्जियों का सिलसिला ईरान की तरफ से ही जारी और सारी था। और अब इस हवाले से बताया गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से कि अब जो MOU हुआ था वो भी और जंगबंदी दोनों ही हमारी तरफ से ख़त्म कह लें, ख़तरे में है कह लें, और इसकी वजह किसको वो ठहरा रहे हैं, इसका कसूरवार किसको ठहरा रहे हैं, ईरान को। नाज़रीन, हुआ क्या कि मंगल और बुध की दरमियानी शब आबनाए हरमज़ में 3 तिजारती जहाज़ों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान में 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद जवाब में पाज़ार इनक़लाब ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों समेत 85 की तादाद बताई जाती है कि अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। अब इस एस्केलेशन से हुआ क्या है कि तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा देखने को आया है। स्टॉक एक्सचेंज की हम कहेंगे कि उसमें भी रद्दबदल इस तरह से आई है कि वो नेगेटिव उसमें जा रहा है, पॉजिटिव इसमें कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा है। और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी जो है वो खात्मे का उसका ऐलान किया जाता है हमारी तरफ से, जबकि ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने अमेरिका पर मुफाहिमती यादाश्त और अबनाए हरमज़ में ईरानी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। तो प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में नाज़रीन हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये ब्लेम गेम का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल किस सिमत में जा रही है। और एक 60 डेज़ का टाइम पीरियड था, बताया गया था कि इसी के दरमियान में मुज़ाकरात होंगे और कोई मुआहिदा हो जाएगा जो कि मुस्तक़बिल के लिए बड़े ही नेक शगुन जिसको माना जा रहा था कि अच्छे आसार दिखेंगे और तमाम तर मामला जो है वो सेटल्ड हो जाएंगे। अमेरिका अपनी राह चलेगा, ईरान अपने जो है वो कवानीन और ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए अपने मामलात को देखेगा। आबनाए हरमज़ क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। साथ ही नाज़रीन, लेबनान का अगर हम जिक्र करें, ये 2 अहम ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जंग का आगाज़ नहीं हुआ था, लेकिन अब जंग का खात्मा इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर मुनहसर कर रहा है। तो आया इन्हीं दोनों मामलात के ऊपर नाज़रीन हम पैनल की राय लेने की कोशिश करेंगे। इन दिस सेकंड सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम वी विल डिस्कस कि अमरीकी महकमा इंसाफ ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत इंकशाफ किया है कि भारत से मुंसलिक बैनुल-अक़वामी जराइम पेशा गिरोह अमरीका और यूरोप में टारगेट किलिंग होता है और मुंशियात के फैलाव में मुलव्विस है। और ये ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत 37 मुल्ज़मान पर बदतखोरी, असलहा, मंशियात और कत्ल के मुकदमात कायम किए गए हैं। तो ये भारत के हवाले से बात करेंगे, भारत के जो अज़ाइम हैं, और ख़ैर पाकिस्तान के ऊपर तो वो इल्ज़ामात लगाता ही आया दहशतगर्दी के हवाले से, लेकिन जब यही दहशतगर्दी के मामलात उसके ऊपर अपने ऊपर आ जाते हैं तो फिर वो टाल मटोल का शिकार नज़र आता है। और अब ये तो अमरीकी महकमा इंसाफ ने बड़ा इंकशाफ किया है, तो इस हवाले से पैनल क्या राय रखता है इसके ऊपर नाज़रीन हम बात करेंगे। फॉर दैट वी हैव अ पैनल। उज़्मा गुल साहिबा सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आयशा गुल साहिबा सीनियर एनालिस्ट, डॉक्टर सायरा नवाज साहिबा भी हैं सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं लाइन के थ्रू, बैरिस्टर सुंदस मलिक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद उज़्मा गुल साहिबा। उज़्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले फरमा दीजिएगा, अगर हम मशरिक़ वस्ता का जिक्र करें तो सब कुछ ठीक हो गया था इवेंचुअली, और अब तो मुआहिदा भी होने लग गया था, मुज़ाकरात 60 डेज़ का बताया जा रहा था, तो अब ये क्या हो गया है, ईरान ने खिलाफ वर्जी कर दी है? महविश, मैं शुरू से अपने कॉलम्स में भी यही बताती रही हूँ, बार-बार ज़िक्र करती रही हूँ कि ये सिर्फ़ वो जो एक रिप्रीव या एक थोड़ी देर के लिए टाइम ब्रेक लेने के लिए काम किया जाता है। बेसिकली जो उनके मकासद थे, वेस्ट के, मगरिब के, अमेरिका के या इज़राइल के कह दें, जो इनके मुश्तरका मकासद हैं, उसमें सारे ही एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं और ये उसी में काम कर रहे हैं। इसमें ईरान के साथ चाहे वो आबनाए हरमुज़ का केस हो, चाहे न्यूक्लियर का कभी बहाना था, कभी कौन सी चीज़ कह दी, कभी कोई चीज़ कह दी, तो ये रोज़ाना का इनका बात है, ये कभी कोई ना कोई वाक़या निकालेंगे
और जिस वक़्त और उसके ऊपर झगड़ा करेंगे और जंग करेंगे। असल मकसद ये कि ईरान के उन्होंने टुकड़े-टुकड़े करने हैं। मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि 5 टुकड़े करना है उनका मकसूद है, जो कि लिसानी बुनियादों पे और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ उसकी वज़ह से वो जो आप कह सकते हैं कि उनकी अपनी जो कबीले हैं उनके मुताबिक उनको तक़सीम करना चाहते हैं और ईरान की जो वेल्थ है उसको लूटना चाहते हैं, जैसे कि ये हमेशा करते आए हैं। इस दफा भी इनका यही प्रोग्राम है और ये अपने मकसद से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि लॉजिकल कंक्लूजन नहीं आ जाएगा, एक आखिर हद तक जाके बात खत्म नहीं होगी। और इसको इसलिए समझना जरूरी है कि ये बार बार जब टाइम लेते हैं तो उस वक्त जब इनको मार पड़ती है, जब इनको नजर आता है कि अब इनके पास असले की सप्लाई कम हो गई है या इनको कोई चीज चाहिए या इनकी कोई अपने जाती मफादात है, जैसे कि नेतन्याहू के केस में उसको चाहिए था कि उसको क्या प्रोनाउंस किया नेतन्याहू या नेतन्याहू? तो आपको कोई नाम हो ही नहीं सकता उसका, तो मैं उसको नेतन्याहू ही कहती हूँ। तो नेतन्याहू के का जो है उसका अपना जो कॉन्सेप्ट चीजें उसके लिए उसको और उसकी जिस तरीके से उसके खिलाफ बहुत ही ज्यादा एकदम से मुखालफत बढ़ गई थी और जब जाहिर है जब इजरायली फौजी मारे जा रहे हैं तो उनको तकलीफ होती है उसकी वजह से। और फिर इलेक्शंस भी आगे आ रहे हैं, सितंबर में उनके इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके लिए तैयारी करने के लिए उसको टाइम चाहिए था। इसी तरीके से अमेरिका इटसेल्फ जो है उनके भी नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, ये सब टाइम लेने की जरूरत होती है। ये जब अपना असला अपने तमाम जितने भी इनकी चीजें वो इकट्ठी कर लेते हैं, ये दोबारा अटैक कर देते हैं और कोई बहाना लगा लेते हैं। इस वक्त एमओयू को अगर आप दें तो आपको पता लगेगा एमओयू तो सिर्फ एक मफाहमती याददाश्त की तरह है कि जिसमें हम ये चीजें करेंगे, इन पर डिस्कस करेंगे, ये हमने करना है। तो ये आप ये समझ लें कि ये मंगनी भी नहीं है जिसको हम कहते हैं हमने सिर्फ अभी बात की है कि हम रिश्ता लड़का लड़की को देख रहे हैं। तो इस किस्म का एमओयू की वैसे भी कोई हैसियत नहीं थी, मगर चूंकि हालात इस तरह की दुनिया के हो गए थे, तेल के इतने रेट्स बढ़ गए थे, दुनिया चाहती थी कि कोई एमओयू हो जाए किसी तरह भी, कि कोई बीच में एक ब्रेक मिल जाए। और अमेरिका जो ब्रेक दे रहा है वो तो सिर्फ अपने जात के लिए था। जैसे ही उनका काम खत्म हुआ, जैसे ही उनके असले की सप्लाई या जो उन्होंने चीजें हासिल करनी थी वो की हैं, उसके बाद उन्होंने अपनाए हुर्मुज़ का जान के वायलेशन की है। ईरान का बिल्कुल कसूर नहीं है, तय जो हुआ था कि वो इस रास्ते से आएंगे वो उस रास्ते को खुद वायलेट किया है और जानबूझ के हालात बिगाड़े हैं। और अब इस वक्त इन्होंने अमेरिका ने 80 जगह है 80 जो जिसमें बंदरबाज वगैरह की पोर्ट्स को भी हिट किया है और उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो जाहिर है रिटेलिएशन तो आएगी ईरान की तरफ से। ईरान एक फातेह मुल्क है, उसने फतह की हासिल की है, वो जंग जीता है, वो आप बताइए उनके साथ उनका नुकसान। ठीक है, यू स्पोक वेल उज़्मा साहिबा, बट कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि चूंकि अपनाए हुर्मुज़ अब मुकम्मल तौर पर 7 दिन के लिए तो खुली ही हुई है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सा रास्ता इख्तियार कर लिया जाए, कौन सा बहरी जहाज़ आ जाए, इट डजंट मैटर। ईरान को नहीं इसमें कुछ करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल गलत है, इसलिए कि मफाहमियत ऐसी तो नहीं हुई जब इतने दिनों में जाके इतनी एक नुक्ते पे और एक चीज़ के ऊपर डिस्कस हुआ है। तो वो जो रूट्स बने हैं उसकी वजह है, देखिए ईरान ने भी कुछ ऐसे रूट्स बनाए हैं जिनमें लैंड माइंस अंडर सी माइंस डाली हुई है। तो वो चाहते हैं कि अगर जहाज उस बहाने से ऊपर से गुजरेंगे तो नीचे से वो माइन स्वीपिंग करेंगे, तो वो भी नहीं चाहते कि वो उसके वहां से गुजरे और कल को कोई हादसा हो जाएगा तब भी, और नहीं भी होगा तो इनका काम जो इन्होंने बिछाई में माइंस उनके खराब होगा। तो ये 60 दिन का वाकया है, ये अभी से कहें अब आपके कोई मुआहदा हो गया जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से गुजरे, जब तय हुआ है जो चीजें आप लेटर इन स्पिरिट में उनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपकी नीयत ही खराब है, आपने पहले दिन बदनीयती से काम किया, इसीलिए आज तक ये मामला किसी करवट नहीं बैठ पा रहा। तो आप समझ रही हैं कि ईरान ने खिलाफ वर्जी नहीं की है, ईरान की गलती नहीं अभी समझती ईरान ने खिलाफ वर्जी की है। और बार बार हमारा वो जो एक लॉजिक होता है कि जी बस बर्दाश्त कर लो, जी हो गया तो क्या हो गया, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ये बिल्कुल गलत है। ये मुल्कों के मामले हैं, ये एक पूरी 47 साल एक कौम ने रगड़ा खाया है, आपने पूरी दुनिया ने मिलकर उनको कोने में लगाया दीवार के साथ। तो अब वक्त आया वो जीते हैं, वो पाते हैं, उनकी शरायत होंगी या हारे हुए की शरायत मानी जाती है, ये कहाँ की बात है। और मैं तो चीज लिखा पढ़ी में हुई है, आपने लिबनान के ऊपर हाथ नहीं डालना था, लिबनान से फोर्सेस विड्रॉ करनी थी, आपने इजराइल ने एक रात में सीरिया में, लिबनान में, हमास के ऊपर हर जगह हमले किए। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ईरान की पहली शर्त लिबनान है कि आप लिबनान से विड्रॉ करें, तो फिर क्यों नहीं कर रहे? तो इसका मतलब ये है कि ये साजिश के तहत ही एमओयू किया गया था, पाकिस्तान को बीच में आगे इसलिए लाया
कि पाकिस्तान के ईरान से भी और अमेरिका से भी और बाकी दुनिया में भी पाकिस्तान को बड़े लाया गया या पाकिस्तान खुद आया था सालिस का किरदार अदा करने के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि सालिस लाने के लिए देखिए जब आप खुद भी आगे बढ़ के करते हैं तो जब सबको कबूल होता है तो तभी सालिस होते हैं ना, कोई ला तो नहीं सकता। मगर पाकिस्तान आगे आके या उसमें आपने झोली में ये क्रेडिट डालना था, तो इसलिए क्योंकि आपने पाकिस्तान की नेक नीयती को इस्तेमाल किया, आपने उसकी आड़ में बैठ के चक्कर चलाए और आप इसमें जैसी जरूरत पड़ी वही पाकिस्तान है, उसकी कहाँ सालसी, उसकी क्या हैसियत कि आपने मिनट में उठा के बाहर पटक दिया और अपनी मर्जी से जाके ईरान के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। चले बिल्कुल ठीक है। आगे बैरिस्टर सुंदस मलिक साहिबा की जानिब बढ़ते हैं। सुंदस साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, आपसे जानना ही चाहूँगी, ये सरबराह नेटो इस वक्त क्या कह रहे हैं कि ईरान पर अमरीकी हमले इंतहाई ज़रूरी थे, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर सख्त रद्द अमल नागुज़ीर था। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने बहरी जहाज़ों पर हमले किए हैं। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए खिलाफ वर्जियों का जवाब देना ज़रूरी है। व्हाट्स योर एनालिसिस ऑन दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो I would not love to be in the position of the NATO chief at the moment because वो बड़े एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। उनके एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। तो वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के बयानात से ही वो एक समझ लें दरमियानी रास्ता इख्तियार, एक मॉडरेट, ये मेरे ख्याल से नेटो चीफ की तरफ से एक मॉडरेट बयान है, ठीक है, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन अनदर वॉर इम्पोज्ड बाय द यूएस। जहां तक बात है कि खिलाफ वर्जी किसने की, अमेरिका ने एक दिन पहले, हमले से एक दिन पहले जो ईजमेंट ईरान को दी हुई थी कि वो अपना तेल बेच सकता है, उस ईजमेंट को रिवोक कर दिया था। तो एनीबडी कैन फाइंड आउट कि अमेरिका के क्या अज़ाइम थे, वो क्या करना चाह रहे थे। और जैसे उस्मा गुल साहिबा ने कहा, आई अग्री विद हर ऑन दिस पॉइंट के इनके अज़ाइम फर्क हैं, बट वी नीड टू लुक एट द फैक्ट कि ईरान अमेरिका की जंग सिर्फ नहीं है, ईरान इज फाइटिंग विद अमेरिका एंड इजराइल साइमल्टेनियसली। और जब तक दोनों पार्टीज एक उस पे नहीं आ जाती मुआहदे पे, तो एमओयू की कोई देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग इन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो ये नहीं हो सकता कि इजराइल अपने कंटिन्यूड हमले रखे, लेबनान के अंदर भी और फलस्तीन के अंदर भी मजालिम ढाता रहे, और उसके बावजूद ईरान जो है वो सरनगू होकर अमेरिका की हर बात मानते हुए किसी किस्म के पीस डील की तरफ बढ़ सके। ये पहले भी इशू रहा है। आपने देखा जब पाकिस्तान भी आए सारे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर और वो, I think anybody could tell that they were not serious about establishing peace but prolonging a war. That is why these people were sent to Pakistan. I think it is a non-serious attitude from the US side, और वो नहीं चाहते, और उनके अज़ाइम को वो जितना ढकना छुपाना, जितना मर्जी उसको बना सजा के बताना चाहें और ईरान को एज अ परपेट्रेटर दिखाना चाहे वॉर का, I think it is very clear to everybody what is actually happening. और Strait of Hormuz, I again feel sorry for America in a certain sense that they were again fooled by Israel. You know, this intelligence that they were given कि जी ईरान पे हमला करेंगे और फिर वहां पे चेंज ऑफ regime होगा और सब पीसफुल होगा और सब बहारें होंगी। I feel sorry for the Americans that they fell for this. They fell for this again after Iraq. They fell for this after Syria, after Libya. They fell for this. So ये अब तो ऐसी वही बात है, ईरान गले की हड्डी बन गई अमेरिका के लिए कि जो ना निगलने हो रही है ना उगलने हो रही है। ईरान इज नॉट विलिंग टू बाउ डाउन, और ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एक पार्टी अपनी फतह और दूसरी अपनी डिफीट को तस्लीम नहीं करेगी। और ऐसा नहीं हो रहा, और दुनिया देख रही है, हम पाकिस्तानी भी देख रहे हैं कि हमें लगता था हिंदुस्तान पाकिस्तान सबसे बड़े दुश्मन है दुनिया में, लेकिन अमेरिका और ईरान के साथ या अमेरिका इजराइल नेक्सस की जो ईरान के साथ दुश्मनी है, दैट इज समथिंग व्हिच हैज फार ग्रेटर इम्प्लीकेशंस फॉर द ग्लोब देन इंडिया पाकिस्तान वुड हैव हैड। ऑफ कोर्स हम दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं तो शायद उसमें हम लोग ज्यादा पीस की तरफ काम करते हैं, लेकिन अमेरिका की जो एक तकब्बुर था या जो उनकी एक श्योरिटी थी दैट वी विल दिस मिशन विल बी अ सक्सेस, I think that has
been foiled greatly. और अभी आगे लंबा चलेगा. पाकिस्तान कोशिश कर रहा है again. I feel very सुंदर साहिबा, आगे लंबा चलने के लिए यू सेड अमेरिका इज इन बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी. तो मुझे ये बताएं कि अब अमेरिका के पास क्या आगे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं? वो डायरेक्टली इस जो एक्ट हुआ है उसका रिएक्शन देगा, जो एक्शन ईरान की जानिब से हुआ है, और मुआहदे और बाकी हम कहें कि मुज़ाकरात को सबोटाज करेगा? What do you think? देखिए जी, अमेरिका के पास दो चॉइसेस हैं. या आउटराइट वॉर, बूट्स ऑन ग्राउंड, ठीक है, या वो इस तरीके से डील कर सकते हैं, या वो जिस तरह चल रहा काम उस तरह चला सकते हैं. बट व्हाट दे आर डूइंग सो फार इज नॉट वर्किंग फॉर देम. ये इनके लिए काम नहीं कर रहा. उससे स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन की जा सकती है. ये जब सीज फायर होता है तो शूट अप करती है, फिर डाउनग्रेड होती है. ये सब कुछ किया जा सकता है. पीस और स्टेबिलिटी अचीव नहीं की जा सकती. तो आई थिंक द ओनली ऑप्शन अमेरिका हैज इज बूट्स ऑन ग्राउंड, एंड दैट इज आल्सो गोइंग to turn out to be a greater folly than the one they conducted in Afghanistan. Okay, we got your point. Thank you so much. It's a time for short break. नाज़रीन साथ रहिएगा, stay with us. अब बढ़ते हैं डॉक्टर सायरा नवाज साहिबा की जानिब. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, एंड थैंक फॉर जॉइन अस. फरमाइएगा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग कि ईरान से मुज़ाकरात में हमारा काफ़ी वक्त ज़ाया हो चुका है. ईरान के मामले पर अब हमें अपना काम करना होगा. ईरान की तमाम क़यादत को ख़त्म कर दिया है, अब वहाँ नए लोग हैं. सो अब जो ईरान के हज़ारों मासूम अफराद के खून के ज़िम्मेदार अब ईरान ख़ुद ही होगा. फरमाइएगा, क्या आप समझती हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है दोनों तमाम तर जो मामलात और हालात जिस सिमत में जा रहे हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एट योर शो. देखिए जी, इसमें जो तीनों एक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट इज ट्रम्प एंड हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग एंड हिज स्टाइल ऑफ लीडरशिप व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उनके स्टाइल ऑफ लीडरशिप में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वो एक तो अपनी बात से बहुत जल्दी मुकर जाते हैं, और दूसरा अहम बात ये है कि ही लव टू पुट प्रेशर. एक तो ये है. दूसरा एक्टर जो है वो ईरान आ जाता है. ईरान को इस वक्त मैं समझती हूँ कि रिस्ट्रेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वो इसलिए कि इसके अंदर इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बहुत सारे लोग वेस्ट के अंदर अब मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम दे रहे हैं. तो जो ईरान है उसको इसके अंदर जो है वो रिस्ट्रेन का मुजाहिरा करना चाहिए, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्पॉयलर्स. ये शुरू दिन से हमको जो है वो पता है. और खुद ट्रम्प जो है दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इजरायली लॉबी एंड नेतन्याहू. और थर्ड जो एक्टर आ जाता है जो बहुत हार्ड लाइनर है वो IRGC है. तो आई थिंक इस टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डिप्लोमेसी को चांस देने की, वो ईरान के ऊपर ज़रा ज़्यादा बनती है, इन द सेंस कि इसको स्पॉइल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाएगी. और इसका जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस ईरान के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ईरान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त के अंदर वो बहुत सेंसिटिव है. तो कोई भी चीज़ जो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को स्पॉइल करती है, ये अगर कोलैप्स की तरफ जाता है और एस्केलेशन की तरफ मामला जाता है, तो वो ईरान के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा साबित जो है वो नहीं. दूसरा जो इस सारी चीज़ों को देखने का तनाजुर है वो ये है कि जैसे मैंने आपको ट्रम्प के स्टाइल ऑफ लीडरशिप की बात की है, परहैप्स इस टाइम पर वो भी वॉर नहीं चाहते, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी इस वॉर के अगेंस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. तो हाउएवर आई थिंक जो ट्रम्प साहब हैं वो ये चाह रहे हैं कि वो ईरान को इतना प्रेशराइज करें कि जो नेक्स्ट राउंड होगा जिसके अंदर फाइनलाइजेशन होगी उसके अंदर वो ईरान को अपने टर्म्स पर लेकर आए, ताकि वो ये बता सकें कि वो जो है ये वॉर जीत चुके हैं. तो ये तीनों चीज़ें आई थिंक बहुत अहम है इस सारे तनाजुर को देखने के लिए. सो हाउ डू यू सी द ग्राउंड रियलिटीज़? क्या वाकई ईरान प्रेशर में आ जाएगा, अमेरिका उसको प्रेशर में ले आएगा, या फिर खुद ही अंडर प्रेशर इस वक्त हुआ है? देखिए, गिवन द सिविलाइजेशनल स्टाइल एंड देयर उनकी जो पावर है ईरानियंस की और उनका जो स्टाइल है
जिसके अंदर वो अपने डेटरेंस को रिस्टोर करना एक बहुत अहम जो है वो समझते हैं। हमने देखा पिछले 2 सालों से जिसके अंदर उन्होंने 12 जो है वो इजराइल को आंसर किया है और अपना डेटरेंस रिस्टोर करने की कोशिश की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको आंसर नहीं करेंगे। दैट इज व्हाई हमने देखा कि उन्होंने काउंटर अटैक किए हैं अमेरिकन की जो भी प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट के अंदर उसके अंदर किए हैं। बट अगेन देखें ग्राउंड फैक्ट्स क्या है ये तो ऑफ कोर्स वही लोग बता सकते हैं जो ग्राउंड पे मौजूद है। बट जो हमें नजर आ रहा है बज़ाहिर वो यही है कि जो ईरानियंस हैं वो अपने टर्म्स जो हैं वो मनवाना चाह रहे हैं और जो अमेरिकन हैं वो अपने टर्म्स मनवाना चाह रहे हैं। और दोनों ने एक जो पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है वो हार्डलाइन पॉलिसी है और हार्डलाइन पॉलिसी कभी भी जो है वो डिप्लोमेसी को सक्सेसफुल नहीं बनाती है। वो हमेशा जो है वो कोलैप्सिंग की तरफ जाती है। तो दोनों जो पार्टीज हैं और इसके अंदर इजराइल का बहुत अहम रोल है। नाउ ये जो वायलेशन है जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की अगर हम देखें तो ये एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट हुआ है जो बेसिकली इजराइल और अमेरिकन ने मिलकर किया है सिंस अक्टूबर 2023 जब गाजा के अंदर वॉर हुई। हमने देखा डिफरेंट तरह से यूएन का इंटरवेंशन हुआ, डिफरेंट तरह से पीस के ऊपर जो है वो रिस्टोर करने की कोशिश की गई, लेकिन हमेशा सीज फायर को वायलेशन किया गया इजराइलीज की जानिब से। तो उसी किस्म का ट्रेंड जो है वो अमेरिकन की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक प्रेसिडेंट जो कि एक बहुत गलत प्रेसिडेंट है जो सेट हो चुका है आई थिंक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। बट एज आई सेड कि अगर दोनों पार्टीज हार्ड लाइन स्टैंड को फॉलो करेंगे और सॉफ्ट लाइन अडॉप्ट नहीं करेंगे तो मामला जो है वो खराब हो सकता है। और फिर ये जो वॉर है जो नाउ अभी आज मैं ट्रम्प साहब की नेटो के अंदर जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी उनके अंदर उन्होंने कहा दिस इज वॉर, दिस इज अ मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट द इरानियंस, जिसका मतलब ये है कि वो इक्वलेंट नहीं देखते हैं ईरान को अपने साथ, वो मिलिट्री operation Dr. Sahiba, if we talk about President Donald Trump, do you think has he a power of undo of this MOU, Memorandum of Understanding? Well, I think so, but बहुत सारी चीजें जो है वो सिंबॉलिक होती हैं जो आज पाकिस्तान भी है ना, पाकिस्तान भी बीच में सालिस का किरदार अदा कर रहा है ना। Exactly. अगेन मीडिएटर्स जो है उनका बहुत अहम रोल है। जाहिर है कि उन्होंने कहा मेरा ये ख्याल है, मुझे लगता है कि इट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज इसका कोई हमें आउटकम जो है वो नहीं नजर आया है। बट आई थिंक ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है नेटो समिट के अंदर जिसका कोई इतना रेलेवेंस भी नहीं बनता। बट एक्चुअली वो चाह रहे थे कि नेटो समिट के अंदर एक और कुछ नहीं तो एक कंडेमनेशन जो है वो यूरोपियंस की तरफ से जो है वो आ जाए और वो उसमें जो है चले वो सक्सेसफुल हो गए हैं। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नेटो का मैंडेट ही नहीं आता मिडिल ईस्ट के अंदर। तो अभी आई थिंक चीजें बहुत ज्यादा डेवलपिंग सिनेरियो के अंदर हैं। वी हैव टू सी कि पार्टीज जो हैं वो इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं और उसके फिर जाहिर है कि तनाजुर में पता चलेगा कि एस्केलेशन की तरफ जा रहा है या डी एस्केलेट। बट आई थिंक दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट में नहीं है कि एस्केलेशन हो। मेरे ख्याल में ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं दोनों पार्टीज की साइड से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। और उज़मा साहिबा फरमाइएगा, अमरीकी महकमा इंसाफ ने एक बड़ा इंकशाफ तो किया है, अब इसी तनाजुर में आप क्या समझती हैं कि भारत दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम का आलमी अड्डा बन चुका है? वो आलमी अड्डा तो उसी दिन से बना था कि जब ये मूजी को लेकर आए थे, क्योंकि वो तो पहले से डिक्लेयर्ड दहशतगर्द था, उसको इन्होंने खुद स्क्रीन चिट दी, उसको प्राइम मिनिस्टर बनने दिया, उसके बाद अमेरिका में उसके 10 विजिट हुए, फिर हाउडी मोदी की जो बकायदा तहरीक चलाई गई। फिर अगर आपको याद हो तो इंडिया में जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आया तो उसने जो अहमदाबाद स्टेडियम के अंदर जिस तरीके से तारीफें की थी कि लोग इवन तालियां बजाते बजाते लोग शर्मिंदा होना शुरू हो गए थे कि इतना टू मच उसको अप्रिशिएट किया था और बड़े सीने से लगा के जफ्फियां डाल के मिलते रहे। तो ये जो उस वक्त दिल्ली में अगर आपको याद हो न्यू दिल्ली में किस किस्म का वहां मैसेकर मुसलमानों का हुआ था, ये सारा कुछ होता रहे। तो वो पुराना दहशतगर्द डिक्लेयर्ड दहशतगर्द था। अगर आपको पता हो उसका बुचर और गुजरात उसका नाम था, तो ये तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। बात ये है कि अमेरिका ने जब किसी का बाजू मरोड़ा होता है तो उनके जो राज रखे होते हैं उनमें से कुछ लीक कर दिए जाते हैं ताकि उनसे अपनी मर्जी का कोई काम निकलवाए जाए। तो अब इस वक्त उनका मकसद कोई और होगा, उसको चाइना के खिलाफ खड़ा करना होगा
या कोई और, मैं तो कभी समझ नेफेरियस कोई मकसद होगा जिसकी वजह से वो कर रहे हैं कि ये अचानक महकमा इंसाफ को सोते सोते में से जाग गई और उठ के ये बता दिया कि ये वो हुआ है। ये तो कौन सी कनाडा में नहीं किया उन्होंने हमेशा करते रहे, पाकिस्तान में उन्होंने डिक्लेयर कर करके। अच्छा, ये कार्रवाई अमेरिकी महकमा इंसाफ ने हरदीप सिंह के कत्ल केस की तहकीकात के दौरान की है अभी। मगर ये तो पहले भी उनको पता थी, कनाडा में नहीं हुई, हर जगह हुई है, इनके पास रिपोर्ट्स नहीं है। दुनिया कहते तो ये है कि हमारी सैटेलाइट इमेजरी इतनी जबरदस्त है कि हम तो ये बता सकते हैं कि गंदम के खोशे में कितने दाने हैं, तो फिर बताएं इनको ये क्यों नहीं पता लगा है और उनको आज ही पता लगा है। ये सारी चीजें ये साथ मिला के करते हैं। वो इनके डिफेंस एलाइज हैं, वो इनके एलाइज हैं और वो हमेशा उनके साथ ही मिलके, मगर जब भी अपना मकसद होता है, कभी उनको बाजू मरोड़ने होते हैं, तब ये काम किए जाते हैं। इसमें इसको बिल्कुल ना कंसिडर करें, इसको यही समझे कि ये दो गुंडों में, दो बदमाशों में, तो उनमें आपस में आर्जी कोई खपकी हुई है, उसको ये वक्त बाद में ये सब एक बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, कुंधम जिन्स बाहम जिन्स परवाज, ये आपस में फिर मिल जाएंगे। तो वी कैन एग्री विद यू। तो मुझे बताएं कि क्या लग रहा है, क्यों ये अचानक से इंकशाफ करने की जरूरत आ पहुंची है इनको? ये तो मेरा ख्याल है कि ये जो सबसे ज्यादा जो इन्होंने अमेरिका ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया में, वो इसी बात पे की थी कि वो चाइना के खिलाफ उसको खड़ा करेगा। और इंडिया ने भी उनको ये लीड ऑन किया, ये इंप्रेशन दिया कि हम आपके साथ चलेंगे। और रशिया की उन्होंने वो कश्ती से उतर के इनकी कश्ती में जाके बैठ भी गए और सारा कुछ हुआ। मगर हमें पता था, सबको पता है, पाकिस्तान फुली अवेयर है कि ये कभी नहीं होगा। इंडिया ने जब भी हिस्ट्री में भी देखना है, कभी किसी मुल्क के साथ जब जरूरत पड़ी उसका साथ नहीं दिया। वो के पाकिस्तान को तो ये हमेशा कहते हैं कि ये डॉलरों के एवज में हमने सारा कुछ किया, मगर सबसे ज्यादा लूटा हिंदुस्तान ने लोगों को और मुल्कों को, और उनका कभी साथ नहीं दिया वक्त पड़ने पे। तो इसलिए अब फिर ये उनको दबाया जा रहा है कि तुम या रशिया के खिलाफ सपोर्ट दो हमें, या चाइना के खिलाफ दो, और उसके लिए इसको अब वो ब्लैकमेलिंग की ये टैक्टिक्स है। एक अमेरिका की एक बात आप याद रखें कि वो एक घटिया तरीन ब्लैकमेलर है, और वो किसी लेवल पे भी, और आपने देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरह भी डॉक्टर सायरा ने भी कहा, वो ब्लैकमेलर भी हैं, मुकर भी जाते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, और झूठ को वो हिकमत अमली से तशबीह देते हैं कि ये तो हमारी बड़ी अच्छी हिकमत अमली है। इस दफा भी आप देख लें कि उन्होंने कहा मैं तो पता नहीं अटैक कर देता, इतना बड़ा फ्यूनरल था तो मैंने कहा इतना नुकसान होगा, और फिर किया। यानी कि वो हर दफा दूसरी चीज दिखा के कहीं और वारदात करते हैं, ये उनका पुराना काम है, और वो इसको बहुत अपनी हिकमत अमली से मैं बड़ा समझदार हूँ। ये झूठ लोग बोलते हैं, इनकी गवर्नमेंट ने इतना झूठ बोला, अपने लोगों को भी झूठ बोल के। तो उस्मा साहिबा, अमेरिकन को भी आइडिया हो गया है, वो भी वो जिस नजरिए से देखना चाहिए अभी तमाम तर हालात को वो देख पा रहे हैं, और मिड टर्म इलेक्शन में अपना जवाब दे देंगे कि नहीं? जी जरूर देंगे, क्योंकि ये मागा वाले भी बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, ग्रेट अगेन क्या मतलब है? अमेरिका को ग्रेट बनाने, बर्बाद करने के लिए सबसे ज्यादा। आप मुझे बताएं कि इजराइल टैक्स लगा के लोगों को उन्होंने अपने मुल्क में, अगर पिछले मेरा ख्याल है 20-25 साल से कोई स्कूल नहीं नया बना, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई चीज अमेरिका में नहीं बनी, सारा कुछ इजराइल खा गया। और लड़ के उसने हर मुल्क हमारे इर्द गिर्द के, अपने 22 मुल्क है उसके इर्द गिर्द के, और उसने उनमें से किसी 7 के 8 मुल्कों पर हमले कर दिए। उतना वेपन जाता है, आप यकीन करें कि जो उनके जहाज F-35 है उनमें JP-5 लगता है फ्यूल, और उन्होंने इजराइल ने इस हद तक JP-5 यूज किया है कि अमेरिका में JP-5 की शॉर्टेज हो गई है, उनको अपने जहाजों के लिए नहीं उनके पास फ्यूल। तो आप मुझे बताएं कि उन्होंने अमेरिका ने तो अपने आप को सब कुछ उतार के, कपड़े भी सब कुछ इजराइल पे कुर्बान कर दिया, और आखिर में फिर कुछ नहीं मिला। यकीन करें कि ये हालत है कि जिस वक्त उनके अपने हरिकेन्स आते हैं, अपने सैलाब आते हैं, अपनी जो भी चीजें होती हैं, उसमें जो डोनेशन के लिए या लोगों ने हेल्प लेने के लिए जो फॉर्म भरने होते हैं, उस फॉर्म में लिखना पड़ता है कि मैं इजराइल के खिलाफ नहीं हूँ। तो ये कहाँ का कानून है कि एक मुल्क जो है, अमेरिका जैसा मुल्क है, वो हॉस्टेज बना हुआ है इजराइल के हाथों में। तो इसलिए समझने की जरूरत है कि ये डोनाल्ड ट्रंप, ये सारे लोग जो है ये झूठ बोल रहे हैं। ये इजराइल, इंडिया और अमेरिका, ये एक इनका नेक्सस है, एंड इवल नेक्सस है, जिसकी नीयत खराब है, जो हर काम में बेईमानी के साथ, इनके दिल में खोट है कि देखिए आप कह रहे हैं कि मुझे कोई ईरान से फायदा नहीं हुआ। भाई क्या नहीं किया आपने? अटैक आपने किया, जुल्म आपने किया, लीडर उनका आपने मार दिया, उनके हर चीज तबाह बर्बाद कर दी। 47 साल आपने उनको दीवार के साथ लगाए रखा है, और आज भी आप ये कहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात में कुछ हासिल नहीं हो रहा। हर दफा मुज़ाकरात करते करते वारदातें तो आपने की हैं, अटैक आपने किए हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें देखिए ना। इवल नेक्सस का आपने नाम दिया है। सुंदर साहिबा, आपकी जानी बढ़ूंगी, फरमाइएगा क्या ये जो अमरीकी कार्रवाई है, ये भारत की नाम निहाद सिक्योरिटी इमेज के ऊपर कोई असर डाल सकती है कि नहीं?
कौन सी इमेज? इमेज नहीं है कोई? भारत की कौन सी इमेज? अकॉर्डिंग टू देम वो तो बड़ी अच्छी इमेज रखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू देम तो सुनील शेट्टी की बेटी जाके पोती जाके मोदी साहब को लड्डू चढ़ाती है, क्योंकि वो समझती है कि वो भगवान का अवतार है। तो अकॉर्डिंग टू देम तो वो बहुत सारी ऐसे खुशफहमियों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं हिंदुस्तानी। लेकिन अदर देन दैट उनकी ऐसा कोई इमेज है नहीं। दे आर अ टाउट, दे आर नोन एज द टाउट्स। वो जब अमेरिका की टाउटगिरी कर रहे थे चाइना को प्रेशराइज करने के चक्कर में, जैसे उस्मा गुल साहिबा ने कहा, वो असल में काम की नहीं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद उनको वैसे भी अमेरिका को पता लग गया कि ये तो हमारे किसी काम के नहीं, ये तो चले हुए कारतूस। उसके बाद उन्होंने अपनी नजदीकियों को इजराइल के साथ, मेरी एनालिसिस ये है कि उन्होंने अपनी नजदीकियों को इजराइल के साथ बढ़ाया, उन्होंने ईरानियों के साथ धोखा किया, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक जॉइंट ऑपरेशन या जॉइंट कोऑपरेशन के तहत काम करना शुरू किया। इस वक्त मकबूजा कश्मीर में इजरायली फोर्सेस मौजूद हैं। इस हद तक कुर्बत बढ़ गई। जस्टिस डिपार्टमेंट है उसकी तरफ सिर्फ एक छोटा मैसेज है कि हम एक वक्त में एक को ही, उन्होंने शायद उनको ये मैसेज दिया है। और अमेरिका का जहां तक सवाल है, सिंस जब हरजीत सिंह निजर साहब का जो इन्होंने कत्ल किया, उसके बाद जसवंत सिंह के अटैक हुआ, तभी 5 की रिपोर्ट आ गई थी कि इनका नेक्सस चल रहा है जहां पे काम धरे नहीं गए थे। तो जैसे काफी हद तक मैडम का एनालिसिस बिल्कुल राइट ऑन द डॉट है। और वहां पे हम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि दोनों शख्सियात, मोदी भी और ट्रंप भी, दोनों सिर्फ तारीफों पे ही टल जाते हैं। तो मोदी साहब भी जानते हैं कि हम जाएंगे 4 तारीफें करेंगे, वो कहेंगे जी सुंदर साहिबा, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। मैं आपकी जानिब वापस आती हूँ। उस्मा साहिबा से जरा एक सवाल का जवाब ले लूँ। उस्मा साहिबा, ये आपने एविल नेक्सस का नाम दिया है, तो मुझे बताएं कि ये तीनों ममालिक का जो आपसी इत्तेफाक है, अगर किसी पॉइंट के ऊपर भी, तो क्या वो टूटेगा आगे जाके किसी मोड़ पर? में एक बात सबको ये अच्छी तरह से पता लग गई, काम आएगा, वो अपने काम नहीं आ रहा, उनके अपने हालात। जी उस्मा साहिबा। जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये इवन नेक्सस तो टूटेगा इसलिए कि बहुत बड़ी बात है, और वो है कि इंडिया कभी किसी के साथ नहीं खड़ा हुआ, कभी उसने किसी को बेनिफिट नहीं दिया, कभी वो किसी के काम नहीं आया। वो हमेशा ऐन वक्त पे भाग जाता है या गायब हो जाता है। और नॉन अलाइंड मूवमेंट से लेके कभी भी, जब भी आप उनकी जब भी देखें, उन्होंने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपने मफाद के लिए काम किया है। तो जाहिर है अमेरिका अगर उनके साथ इतना इल्तफात दिखा रहा है और इस कदर उनके साथ डिफेंस पैक्ट भी कर रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं, तो उसका मकसद तो है ना कि चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करें। तो आपको तो पता है कि जिस वक्त इनको चाइना ने फेंटी देनी है, तो इन्होंने कहना है चीनी हिंदी भाई भाई, गाने शुरू हो जाएंगे, इनकी फिल्में बन जाएंगी। तो ये इस किस्म के काम करते हैं कि जिनसे आपको पता लगता है कि उस वक्त ये दबक जाते हैं। देखें हिस्टोरिकली अगर पाकिस्तान के में भी जब जंग हुई, हालात खराब हुए, जब भी हुए, तो जो इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी वो हमेशा धोखे से काम किया गया है। कभी भी इन्होंने सामने फ्रंट फुट पर आके नहीं लड़ाई की। अब भी ये इनका रवैया है, इनकी सोच है। ये बेसिकली बुज़दिल कौम है और ये बुज़दिलों की कौम है। ये इनका हमेशा से रवैया ऐसा ही रहा है। और इसीलिए आप अगर देखें कि जो हिंदुस्तान में जब मुसलमानों ने राज किया या हुक्मरानी दिखाई, तो हमेशा बहादुरी से लड़ के और वो अपने काम किया, और ये हमेशा बुज़दिली से। और इसीलिए इनके लिए मशहूर है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, कि ये वारदात करने के माहिर है। तो इसलिए ये नेक्सस, इविल नेक्सस जरूर टूटेगा, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे। और जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल तो इस वक्त ये कह सकते हैं ना कि रोग एक स्टेट बन चुका है जिसको बिल्कुल काबू से बाहर है, और नेतन्याहू तो बिल्कुल सुन ही नहीं रहा किसी किस्म की बात। तो जिस तरीके से उनका रवैया है कि उसका अंजाम जो है वो, मेरा तो ख्याल है कि उसके इजरायली कौम ही जो है ना उसके चीथड़ उड़ा देगी। वक्त आएगा, कभी उनके हाथों चढ़ गया तो ये पता नहीं क्या कर देंगे उसके साथ। बिल्कुल ठीक है जी, ये इविल नेक्सस टूटेगा। ठीक हो गया जी। सुंदर साहिबा फरमाइएगा जी। आप प्लीज कंटिन्यू, आप फरमा रही थी ना, वो की बीच में आवाज कट हो गई थी, तो काइंडली प्लीज अगर जी बिल्कुल बताइए। इविल नेक्सस का जिक्र किया है, नाम दिया है यहाँ पर उस्मा गुल साहिबा ने, तो मुझे बताएंगे इविल नेक्सस टूटेगा इन फ्यूचर या माजी मुस्तकबिल करीब में कुछ इसके असरात देखने को मिलेंगे?
मैं वो पंजाबी का एक वो पुराना गाना था आलम लोहार साहब का, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके। तो ये एक दूसरे के साथ भी वफादार नहीं है, ये एक दूसरे को भी धोखा देंगे। एक तरफ सेटन याहू है, एक तरफ सरेंडर मोदी है। तो ये जब भागेंगे तो ये इकट्ठे नहीं भागेंगे, इनकी भाग अपनी अपनी होगी। और अब ये कब होगा ये एक अलग बात है, लेकिन इट विल हैपन। द ओनली क्वेश्चन इज व्हेन। बिल्कुल ठीक हो गया। और उस्मा गुल साहिबा फरमाइएगा, कोई आप देना चाहेंगी क्लोजिंग रिमार्क्स? जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि देखें, हम मुसलमान के लिए भी और किसी भी एक स्टेट के लिए जो कि बाकायदा नेशन जो कोई काम कर रही होती है, उसको बिल्कुल ये एहसास करना चाहिए कि जब भी हमने अपने मफाद और चीज़ों के अलावा हमें सबसे पहले ये कि एक असूली मौक़िफ़, जो क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो बना, हमारे आइन में लिखा गया है कि, और पहला जुमला है हमारे कि ये इंसानियत, पूरी इंसानियत की भलाई और फलाह के लिए ये स्टेट वजूद में आई है। तो हम जब भी अपने मुल्क के लिए फलाह और बहबूद के लिए और चीज़ों के लिए सोचते हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो मुल्क हैं जो गलत कर रहे हैं, हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए, चाहे कितनी भी हमें इसमें फ़ायदे हासिल हो रहे हो, और हमें हक का साथ देना चाहिए। और इस वक्त हक यही है कि मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना चाहिए। ईरान हमारी सबकी जंग लड़ रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से अमेरिका ने हमें दबाया है, जिस तरीके से हम सारे लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है, अपनी मन मर्जी के फैसले हमसे कराए जाते हैं, हमारी अपनी मर्जी जब दिल चाहता हुकूमतें बदल देते हैं, जब करते हैं, जो बादशाहत कहीं रख दी है तो बादशाहत को जिस तरह उसका आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, वो सब चीजें हमारी आंखों के सामने है। तो जरूरत ये है कि हम इस वक्त एक उम्मा की खातिर, हमारा एक मुल्क, मुसलमान मुल्क जंग लड़ रहा है, हमें उसको सपोर्ट भी करना चाहिए और हमें हक सच का साथ भी देना चाहिए, क्योंकि इन द लॉन्गर टर्म अगर देखा जाए तो ये पूरी उम्मत के मफाद के लिए होगा कि अगर हम ये मौका मिल रहा है, हमारा दुश्मन कमजोर हो रहा है, हम सब इकट्ठे होके एक जैसे नेटो अलायंस है, इस तरह की एक मुस्लिम इत्तेहाद, उम्मा का इत्तेहाद बनाए, और उसमें हम अपने फिकी मसाइल उनको पहले से पुश डाल के, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें दुनिया में अपने वजूद को कायम रखने के लिए, अपनी बका और सलामती के लिए उस पर इत्तेफाक करके साथ चलना चाहिए। ट्रू, वेरी ट्रू। जी आसिंदा साहिबा, क्लोजिंग रिमार्क्स इन वन लाइन प्लीज। जी बस अल्लाह ताला लेट सेनर हेड्स प्रिवेल और अमन की तरफ हम जाएं। पाकिस्तान की जो काविशें हैं जो उसने सालसी के तौर पर अभी तक निभाई हैं वो कामयाब हों। लेकिन जहां तक अमेरिका और ईरान का, जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे ये इन द नियर फ्यूचर ये काम खत्म होते हुए नहीं नजर आ रहा। ये अभी लंबा चलेगा। और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ उज़्मा गुल साहिबा की इस बात से कि इट इज द नीड ऑफ द आवर that we unite as one ummah under one belief and one target, and that is the promotion of our own ideologies and our whether इससे हमें दूर हो जाना चाहिए कि हमारे कल्चरल, लिंग्विस्टिक और ये सारे डिफरेंसेस क्या हैं। हम सब मुसलमान हैं और जब दुश्मन हमें एक रंग में देखता है तो हमें भी उसी रंग में ढल जाना चाहिए। ओके, बिल्कुल ठीक जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ उज़्मा गुल साहिबा थी, डॉक्टर सायरा नवाज साहिबा, बैरिस्टर सुंदर मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया था, एंड वी थैंक आवर पैनल फॉर शेयरिंग देयर इनसाइट्स। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।